Hello dear students, today we are going to start another international organization named UNESCO. हम सब ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, हम सब ने इसके बारे में सुना हुआ है. A very popular organization it is UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई तो वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुई 1945 में, तो जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज थी काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था. उस समय जो इकोनॉमीज थी उन्होंने ये महसूस किया कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एग्रीमेंट जो है वो बना लेने से जो पीस है, जो शांति है नेशंस के बीच में, उसको बना पाना जो है पॉसिबल नहीं होगा. तो मोरल और इंटेलेक्चुअल जो है, हमें कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो लोगों को मोरालिटी और इंटेलेक्चुअलिटी से डील करता हो, ताकि पीस को जो है वो कंफर्म किया जा सके. तो इसी की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई जिसका नाम था यूनेस्को. ये एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका कि हेडक्वार्टर पेरिस में है. ये जो लीग ऑफ नेशन की कमेटी हुई थी, एक इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, उसी का रिजल्ट था, उसी की कमेटी के एज अ रिजल्ट जो है यूनेस्को को बनाया गया था. टिल नाउ इट हैज़ 195 मेंबर स्टेट्स और इसके 10 एसोसिएट मेंबर्स हैं. ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है अपने 5 प्रोग्राम्स के थ्रू चलाती है. देखिए इसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एजुकेशन, साइंस और कल्चर से रिलेटेड है. तो फर्स्ट इज एजुकेशन, साइंस में इसने लिया मे बी नेचुरल साइंस और मे बी सोशल और ह्यूमन साइंस. कल्चर में इसने लिया कल्चर और कम्युनिकेशन को, यानी कि इंफॉर्मेशन को. जो यूनेस्को के स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होते हैं उसका मेन जो मोटिव है वो इन्हीं 3 चीज़ों पे होता है, एजुकेशन, साइंस और कल्चर पे. तो इनमें आ जाती है लिटरेसी, टेक्निकल ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, साइंस प्रोग्राम्स, प्रमोशन ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस, रीजनल एंड कल्चरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स, प्रमोशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स. ये सब जो है इसके अंडर आ जाते हैं. ये एक्चुअली में आप लोगों ने यूएनडीपी के बारे में पढ़ा होगा. यूनेस्को जो है यूएनडीपी का ही एक मेंबर है. इसके अराउंड द वर्ल्ड 50 फील्ड ऑफिसेज हैं जहाँ पे ये काम कर रहा है. और क्योंकि ये एजुकेशन और कल्चर को स्पॉन्सर करता है, साइंस को स्पॉन्सर करता है, तो ये एनजीओज के थ्रू काम करता है. और इसका जो टाई अप है वो 390 एनजीओज और 33 फाउंडेशन और इसी तरह के सिमिलर इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है. अब यूनाइटेड स्टेट और इजराइल भी पहले इसके मेंबर थे, यानी इसके 197 मेंबर्स होने थे अगर यूनाइटेड स्टेट और इजराइल को बैकआउट ना करते. लेकिन 31 दिसंबर 2019 को एंटी इजराइल बेसिस का इस पे आरोप लगाते हुए इजराइल ने और यूएसए ने जो है इसको लेफ्ट आउट कर दिया. इजराइल ने इसको 1949 में ज्वाइन किया था और 2018 में इसको लेफ्ट आउट कर दिया है. तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज यूनाइटेड स्टेट और इजराइल इज अ मेंबर ऑफ यूनेस्को? तो नो, दे आर नॉट presently the members of UNESCO. They have left the UNESCO on 31st December 2018. It can be asked in the exam that what are the reasons कि यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने लेफ्ट आउट कर दिया. तो उसका रीज़न था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको ऐसा लग रहा था कि ये एंटी इजराइल बायस कर रही है, मतलब इजराइल के साथ ये जो है पार्शियलिटी दिखा रही है. अब कौन सी कंट्री साइड है जिसके पास यूनेस्को की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नाउ अगेन दिस इज़ एन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की हैं वो सबसे ज़्यादा इटली में है, 55 यूनेस्को साइट्स. इटली और चाइना के पास सबसे ज़्यादा है. इटली और चाइना में सबसे ज़्यादा किसके पास है? इटली के बाद. अब अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप फर्स्ट 10 में आ जाता है. अब अगर बात करें यूनेस्को इस्टेब्लिश कैसे हुआ, अभी हमने पढ़ा 1945 में जो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो नेशंस को लगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो ऐसे आएगी नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो भी जाएगी तो पीस तो सेटअप ही नहीं होगा. तो उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यूएन में रखी थी 1945 में, जिस समय उसके 44 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे, जिन्होंने डिसाइड किया हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेट करेंगे जो कि प्रमोट करेगी कल्चर, पीस और इंटेलेक्चुअल और मोरल सोलिडारिटी जो है मैनकाइंड की, वो उनके दिमाग में डालेगी कि मोरालिटी जो है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जिससे कि जो है लड़ाई झगड़े जो है ख़त्म हो सकेंगे और वॉर के जो चांसेस हैं वो
कम हो सकेंगे, ख़त्म हो सकेंगे एक्चुअली वॉर के चांसेस, ना हो पाए थर्ड वॉर, क्योंकि कहा जाता है, अभी भी कहते हैं कि अगर थर्ड वॉर हुई तो द होल एंटायर नेशन एंटायर वर्ल्ड विल वैनिश, दुनिया के नक्शे से पूरी अर्थ जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई। जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई 16 नवंबर 1965 को, तो 37 पार्टिसिपेंटिंग कंट्रीज जो थी वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, जिन्होंने यूनेस्को के कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनना था वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो अब यहाँ से क्या पता लगा हमें, जब यूनेस्को का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब यूनेस्को इस्टेब्लिश हुआ, तो इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी थी, उस समय इसकी 37 मेंबर कंट्रीज थी। आफ्टर रेटिफिकेशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनेस्को, पूरी जब जांच पड़ताल हो गई, पूरा सारा कुछ सेटअप हो गया, पूरा जो है वो पास आउट हो गया उसका कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनेस्को जो है कब बन के आया, नवंबर 4 1946 को। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है यूनेस्को वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट, तो यूनेस्को वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 4 नवंबर 1946। जो फर्स्ट जनरल कॉन्फ्रेंस थी यूनेस्को की, क्योंकि पेरिस में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो पेरिस में ही हुई थी नवंबर 19 से नवंबर 10 में, जिसमें 30 कंट्रीज ने पार्ट लिया था। उसके बाद यूनेस्को काफ़ी डेवलप हो चुका है, जिसमें 193 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के हैं, बट कुकलैंड और पैलेस्टाइन जो है वो भी मेंबर हैं यूनेस्को के, तो कितने हो गए 195 में से 193 नेशन तो जो है यूएन नेशन जो है, यूएनओ है, उसी के मेंबर्स हैं, और कुक आइलैंड एंड पैलेस्टाइन ये 2 अलग नेशन हैं जो यूनेस्को का पार्ट है। इसकी अब एक प्रियम्बल है, प्रियम्बल का मतलब होता है एक धारणा, एक अवधारणा, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक अवधारणा है, एक शुरू में प्रस्तावना दी हुई है कि हम भारत के नेशन, भारत को एक सत्ता संपूर्ण जो है नेशन मानते हैं, इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट जो है मानते हैं। सेम इसी तरह से यूनेस्को की भी एक कॉन्फ्रेंस प्रियम्बल है, जिसमें कहा गया है, Since war begins in the mind of man, it is the mind of men that the defense of peace must be constructed. कि क्योंकि जो लड़ाई है वो इंसान के दिमाग में शुरू होती है, तो ये इंसान का दिमाग ही है जहाँ पे हमें अब शांति स्थापित करनी होगी। यूएन सिस्टम का पार्ट ये दिसंबर 1946 में ही बन गया था। यूनेस्को का इनिशियल एम्फेसिस शुरू में था स्कूल्स, लाइब्रेरीज, म्यूजियम बनाने, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। उसके बाद से ही इसने बहुत सी तरफ ध्यान दिया। अब इसका मेन मोटिव जो है वो इलिटरेसी को बिल्कुल ख़त्म करना और एजुकेशन को जो फ्री करके लोगों तक पहुंचाना। ये बहुत से आइडियाज़ देता है इसकी तरफ, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज जो हैं LDCs जो हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसने यूएनओ को शुरू में ज्वाइन किया था, तो यूनेस्को का मेन ध्यान उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ चला गया, जिनमें से उनकी मेन प्रॉब्लम्स, अब जो LDCs होंगी उनकी मेन प्रॉब्लम क्या होगी। नाउ वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ाद हुए तो वी वर इन द कैटेगरी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, LDCs में थे। तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, स्टार्ट फ्रॉम योर होम ना, अगर कुछ सीखना है तो, पावर्टी, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी और अंडर डेवलपमेंट, ये 3 प्रॉब्लम्स थी। जब यूएन की मेंबर कंट्रीज बनी, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, तब यूनेस्को ने इसकी तरफ ध्यान दिया और तब से ये इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ कोशिश कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनेस्को, तो यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव यही है, एथिकल इश्यूज़ पे एग्रीमेंट बनाना, लड़ाई को ख़त्म करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ह्यूमन और इंस्टीट्यूशन कैपेसिटीज़ को बढ़ाना, डाइवर्स फील्ड में लेके जाना, पीस सेट करना, पावर्टी इरेडिकेट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, मीन्स प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी डेवलप करना, जो सिविलाइजेशन, कल्चर और पीपल हैं उनके बीच में आपस में बातचीत और शेयर्ड वैल्यू के जो हैं हालात पैदा करना। इसी बातचीत के दौरान द्वारा जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसा यूनेस्को का मानना है। और इन सब में से जो इसका मेन मोटिव है वो फिर से वही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और मेन इज एलिवेशन ऑफ पावर्टी को पूरी तरह से ख़त्म करना। अब यूनेस्को ने अब तक कौन कौन सा जो है ग्लोबल रोल प्ले कर दिया है। यूनेस्को का रोल काफ़ी क्रिटिकल है। टेररिज्म जो कि ह्यूमैनिटी पे एक तरह का अटैक है, हमारी मानवता को, इंसानियत को ख़त्म करता है, तो उस केस में यूनेस्को ने काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया है। ये ह्यूमन राइट्स के, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एलिवेशन पॉवर्टी की तरफ ध्यान देता है। इन्हीं स्ट्रेटजीज के द्वारा यूनेस्को जो है अपने MDG जो है, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 जो डिसाइड हुए थे, उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करी गई है। ये गोल्स क्या है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग रह रहे हैं उनकी नंबर को कम करना,
हर एक कंट्री में एट लीस्ट प्राइमरी एजुकेशन लोगों को मिल सके, और प्राइमरी एजुकेशन में जेंडर बायसनेस जो है कि लड़कों को मिलनी चाहिए लड़कियों को नहीं मिलनी चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म करना। कंट्रीज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करने में कोशिश करना। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है जैसे मलेरिया हो गया, HIV, एड्स, इन सब को ख़त्म करना। हमारा कोविड-19 भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स को ख़त्म करना। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स को ख़त्म करने या कम करने की कोशिश करने का मतलब है वी कैन नॉट इवन फिनिश इट बट वी कैन इफ़ वी डिसाइड टू सो, बट for the while the concentration is on decreasing the infant mortality rate और child mortality rate. mortality rate का मतलब होता है जब जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे की जन्म के बाद मृत्यु दर को रोकना। फंडिंग का मतलब होता है, अब क्योंकि ये एक तरह की ग्रांट प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन है, तो इसको पैसा भी चाहिए होता है स्कूल्स कॉलेजेस के लिए फ्री एजुकेशन देने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन असिस्टाइज करने के लिए, कल्चर देने के लिए, हेरिटेज साइट्स जो हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। इट नीड मनी, तो वो मनी इसको काफ़ी जगह से फंड होती है। तो इसके इनकम के सोर्सेज कौन से हैं? फंड फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड। वर्ल्ड हेरिटेज फंड जो है उससे इसको $4 मिलियन ईच ईयर जो है मिलता है। ये यूनेस्को की फंडिंग का सबसे मेन सोर्स है, क्योंकि $4 मिलियन, इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट जो इसको यहाँ से मिलता है। फिर ये फंड कमेटी जो है, एक कमेटी बैठती है जो देखती है कि इसको कितना पैसा मिलेगा, और ये जो कमेटी है फिर उस फंड को रिक्वेस्ट जितनी होगी, अगर जल्दी की रिक्वेस्ट है, अर्जेंट सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से जो फंड है प्रोवाइड करा देती है। उसके बाद है मनी इन ट्रस्ट। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो खुद आती हैं आगे इन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। कुछ गवर्नमेंट भी हैं जो मेंबर स्टेट तो नहीं है लेकिन विलिंगली जो है इसकी हेरिटेज साइट को कंजर्व करने के लिए पैसे देते हैं, जिनमें आ जाते हैं एक सच फंड्स हैं जैपनीज फेट, नीदरलैंड फंड्स इन ट्रस्ट, स्पेनिश फेट, फ्लेमिश फंड इन ट्रस्ट, फ्रांस एक्सेट्रा। अब क्विक रिस्पॉन्स फैसिलिटी, ये क्या है? एक ऐसा फंड है जो 3 बॉडीज़ द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आ जाती है, यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन आ जाती है, एंड फोना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल। इन तीनों के द्वारा मिलकर एक छोटा सा फंड चलाया जाता है। ये फंड क्विक है क्योंकि इसमें यूनेस्को भी इंक्लूड है, तो जब भी यूनेस्को को पैसे की ज़रूरत पड़ती है अर्जेंट बेसिस पर, तो वो यहाँ से पैसे ले सकता है। सेल ऑफ हेरिटेज साइट पब्लिकेशन, अब बहुत सी ऐसी पब्लिकेशंस होती हैं, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जिसमें हेरिटेज साइट के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। इन हेरिटेज साइट्स की, इन न्यूज़ को, इन पब्लिकेशन को मार्केट में सेल करके भी जो पैसा आता है वो भी इसकी फंडिंग का एक सोर्स है। फंड फ्रॉम डोनर कंट्रीज, अब ये डोनर कंट्री का मतलब होता है जो आपको पैसा डोनेट कर रही है। ये आपकी मेंबर कंट्री भी हो सकती है और कोई प्राइवेट कंट्री भी हो सकती है, जिसका मतलब सिर्फ एक ही मोटिव होता है, ट्रेडिशनल साइट को बचाना। अगर वो इसकी मेंबर कंट्री नहीं है तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब उनको इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिस इज़ माई डियर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इंसानियत के नाते वो ऐसा करते हैं। मनी फ्रॉम चैरिटीज़ एंड बिग कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वहाँ से भी इनको जो है चैरिटी कई तरह की मिल जाती है। जैसे बिल गेट्स जो है वो विलिंगली जो है मनी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे अभी कोविड-19 के लिए PM फंड की बात करी जा रही है, तो PM फंड में पैसा देने के लिए बहुत से लोग विलिंगली आगे आए हैं। सेम जिसमें से हम बात कर सकते हैं बिल गेट, अंबानी, टाटा, रतन टाटा जी, हम इन सब की बात कर सकते हैं, तो उन्होंने विलिंगली पैसा दिया है। सेम इसी तरह से यूनेस्को को भी बिल गेट्स जैसे लोग जो हैं विलिंगली जो है डोनेट करते हैं ताकि वर्ल्ड डेवलपमेंट हो सके। पब्लिक फंडिंग का मतलब होता है कुछ पब्लिक पर्सन्स, कुछ मतलब जैसे हमारी आम जनता भी जो है चाहे तो इसमें पैसा जो है स्पॉन्सर कर सकती है। अब इंटरनेशनल डे, यूनेस्को में कुछ डेज मनाए जाते हैं इंटरनेशनल। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, नॉट मे बी फ्रॉम यूनेस्को पॉइंट ऑफ व्यू, बट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कुछ डेज के बारे में पूछा जा सकता है। 27 जनवरी को यूनेस्को में इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, अभी पीछे ही निकला है। 22 मार्च वर्ल्ड वोटर डे, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। बस I'm going to upload this video and the next day is World Book and Copyright Day. 3rd May World Press Freedom Day, 25th May Africa Day और Africa Week, 5th June World Environment Day,
12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे, 16 नवंबर इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस एंड 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। ये इन दिनों को यूनेस्को की जो है हेडक्वार्टर में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब आई होप आपको इन डेज के बारे में पता होगा, मोस्ट ऑफ डेट्स के बारे में तो पता ही होगा, नहीं पता तो प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अब यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल्स की बात करें तो हर एक इंस्टीट्यूशन का एक हेड होता है जो कि उसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेम ऐसे ही यूनेस्को की फंक्शनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल। वो जो है एनुअल अपडेट देता है इसकी प्रोग्रेस की यूनाइटेड नेशन को और सेक्रेटरी जनरल को कि क्या क्या यूनेस्को ने अचीव कर लिया है। अभी तक यूनेस्को का कोई भी जो है डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया, सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका एक्सेट्रा इन पोजीशन से जब से यूनेस्को बना है अभी तक कोई भी जनरल जो है डायरेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स इस तरह से क्यों दिया, मैंने ये क्यों नहीं दिया कि जो डायरेक्टर जनरल है वो कहाँ कहाँ एरिया से आया। तो अर्थ इज़ वेरी वास्ट, आप हर एक एरिया को नहीं याद कर सकते, तो मैंने उसका उल्टा कर दिया कि आप इन एरिया को याद कर लो, इनको छोड़कर अगर कोई भी एरिया आएगा तो वहाँ पे यूनेस्को का जो है डायरेक्टर जनरल इलेक्ट किया जा चुका है। अब अगर बात करें मेजर डायरेक्टर जनरल्स की जो कि अब तक हो चुके हैं 1946 से लेकर, तो करंटली इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है ऑड्रे एजोलोए जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं और 2017 में बने थे। 2017 से पहले जो हैं डायरेक्टर जनरल थे इरिना बोकोवा जो कि बल्गेरिया से थी। अब अगर हम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल की बात करें तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वाज जूलियन हग्सले जो कि यूके से थे और 1946 से लेकर 1942 तक सिर्फ 2 सालों तक ही उन्होंने डायरेक्टर जनरल का रोल जो है प्ले किया था। अब अगर बात करें गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनेस्को की, यूनेस्को काम किस तरह से करता है, तो सबसे पहले आ जाती है जनरल कॉन्फ्रेंस जिसमें यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स के हर एक मेंबर स्टेट से एक एक पर्सन होता है और हर मेंबर स्टेट को एक वोट जो है जनरल कॉन्फ्रेंस में अलाउड होता है। जनरल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग है वो हर 2 सालों में एक बार बैठती है, जहाँ पे इसके प्रोग्राम, इसके एक्टिविटीज़, इसके कंट्रीब्यूशन मेंबर स्टेट्स ने क्या किया है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, जिसमें मेंबर और नॉन मेंबर स्टेट, बहुत सी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, एनजीओस भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक कंट्री का एक वोट होता है, चाहे वो कंट्री बड़ी है चाहे वो छोटी है, चाहे उसका जितना मर्जी बजट में उसका कंट्रीब्यूशन किया हो, हर एक को एक ही जो है वोट मिलता है। इसी से पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या काम है, इसका इसी में डिसाइड किया जाता है। ये बजट बनाती है, ये पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम बनाती है। मेंबर जो हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको इलेक्ट करती है हर 4 सालों के बाद में। यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो दैट आर अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। सो प्लीज़ माय फ्रेंड्स डू लर्न दीज लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है यूनेस्को की ओवरऑल मैनेजमेंट को स्टडी करता है, ये जनरल कॉन्फ्रेंस के वर्क को प्रिपेयर करता है और देखता है कि क्या जनरल कॉन्फ्रेंस ने जो डिसीजन लिए थे वो डिसीजन पूरी तरह से फॉलो हुए या नहीं हुए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो फंक्शंस हैं, वो जनरल कॉन्फ्रेंस में ही इसको प्रोवाइड किए गए हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद जब मिलती है तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को एक टास्क असाइन करती है। अदर फंक्शन के साथ साथ एग्जीक्यूटिव बोर्ड को वो टास्क भी जो है टाइम बाउंड रहकर करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 58 मेंबर्स हैं जिनको कि जनरल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्ट किया है और इसके लिए स्किलफुल नेगोशिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब अगर बात करें इसकी मीटिंग कब होती है, तो जनरल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग जो है 2 साल में एक बार होती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 1 साल में 2 बार होती है। थर्ड पार्ट है इसका सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो है जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है जिसके बिना हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता, सेम इसी तरह से यूनेस्को की एक पार्ट है सेक्रेटरीट जो कि इसकी बैकबोन है, जिसका कि मेन हेड होता है डायरेक्टर जनरल, जिसको कि अपॉइंट किया जाता है जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा 6 सालों के लिए। अब अगर बात करें कि यूनेस्को काम कैसे करता है, तो यूनेस्को के काम करने के लिए इसका जो फोकल पॉइंट है दैट इज़ ब्यूरो ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो कि सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है, प्रोग्राम्स बनाता है, बजट इशू करता है और बजट के सोर्सेज को भी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को भी ध्यान में रखता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो इसने बीएसपी जो ब्यूरो बनाया है इसका क्या काम है, ये जो ब्यूरो है ये यूनेस्को की मीडियम टर्म स्ट्रेटजी को बनाता भी है और देखता भी है कि क्या इसने ये स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, अगर फॉलो किया है तो किस तरह से जो है ये फॉलो कर रहा है और वो किस तरह से वर्क कर रहा है।
ये रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट के और रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट के अप्रोच के हिसाब से कुछ प्रिंसिपल्स बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। यूनेस्को में मेंबर कंट्रीज कैसे पार्टिसिपेट करेंगी, कौन उसको लीड करेगा, कहाँ पे उसकी कोऑर्डिनेशन होगी, ग्लोबली, रीजनली, जहाँ पे भी इसकी जो है कॉन्फ्रेंस होगी, ये सब कुछ भी जो है ब्यूरो ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही देखता है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ ध्यान देता है कि फ्यूचर में ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगी और किस तरह से इसका काम करेगी। इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ग्लोबल प्रायोरिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जेंडर इक्वालिटी और अफ्रीका की, ये उनका भी जो है उनकी तरफ भी ध्यान देता है। प्रमोटिंग ऑफ साउथ साउथ एंड नॉर्थ साउथ कॉर्पोरेशन सपोज टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDC, small island developing states, the most vulnerable segment of society, indigenous people, countries in post-conflict and post-disaster situation, and to countries in transition as well as middle income countries। मतलब ये जो साउथ नॉर्थ कॉर्पोरेशन है, जो साउथ दक्षिण और उत्तर मिल रहा है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज को जो सपोर्ट दिया जा रहा है, आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज को, पुअर सेक्शन को, वल्नरेबल सेक्शन को, इंडिजिनियस पीपल को जो सपोर्ट दिया जा रहा है, उसमें भी ये ध्यान देता है और उसको प्रमोट करता है। इंटरसेक्टर प्लेटफॉर्म को ये कोऑर्डिनेट करता है, एक्शन बनाता है फ्यूचर के लिए, क्या कल्चर पीस कैसे सेटअप की जा सकती है, नॉन वायलेंस कैसे लाया जा सकता है, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रेटजीज, टास्क एंड इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट, दैट इज सिस्टर, एंड प्रोविजन ऑफ कैपेसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ एंड परमानेंट डेलीगेशन भी कैसे करना है, किसको कितना पैसा देना है, कैसे अरेंज कराना है, इस चीज़ के बारे में भी ये ध्यान देता है। अब अगर बात करें थीम ऑफ यूनेस्को की, यूनेस्को का मेन ध्यान किस तरह है, तो फर्स्ट कंपोनेंट वाज एजुकेशन, सेकंड वाज साइंस एंड द थर्ड वाज कल्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल साइंस की। अर्थ रिसोर्स इज अनदर यूनेस्को फील्ड ऑफ एक्शन। अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना यूनेस्को का एक अलग फंडा है। इसमें आता है पानी बचाना, पानी की क्वालिटी को बचाना, ओशन को बचाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आनी, डिजास्टर के लिए लोगों को पहले से ही तैयार करना। अब अगर सोशल और ह्यूमन की साइंस की बात करें तो ये इसका एक अलग थीम है, जिसमें ये देखता है कि जो ह्यूमन में डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे कैसे लड़ा जा सकता है। कल्चर जो है अनदर रिलेटेड यूनेस्को थीम है, जिसमें कल्चरल एक्सेप्टेंस को, कि हर एक को हर एक का कल्चर जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ये भिन्नता में एकता का देश है, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है लोगों की उसको मेंटेन करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। फाइनली अगर हम बात करें कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की, तो ये यूनेस्को की लास्ट थीम है। इसमें आ जाता है वर्ड एंड इमेज का फ्री आइडिया जो है वो ट्रांसफ़र करना एक से दूसरे तरफ, ताकि वर्ल्ड वाइड एक कम्युनिटी बन सके जिसमें नॉलेज शेयर हो रही है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में लेकर। इन थीम्स के अलावा यूनेस्को ने कुछ स्पेशल थीम्स भी बनाई हैं। ये फील्ड्स या ये थीम्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, जेंडर इक्वालिटी, लैंग्वेज, मल्टीलिंगुइज्म, एजुकेशन फॉर सस्टेन डेवलपमेंट एक्सेट्रा। यूनेस्को की एक सबसे मोस्ट फेमस थीम, प्लीज डू राइट इट फॉर द MCQ, दैट वाज स्पेशल थीम वाज टू इट्स वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने एक बनाई है, जिसमें कल्चरल, नेचुरल और मिक्स साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब अगर एम्स एंड मिशंस की बात करें यूनेस्को की, तो अगेन एम वही है, एजुकेशन सबको देना, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, 21st सेंचुरी में एजुकेशन को हर एक की ज़रूरत बना देना, हर तक इसको पहुंचाना, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी प्रोवाइड करना। साइंस में इसका काम है कोऑपरेशन करना, इनकरेज करना। साइंस कोऑपरेटिव ऑफिसेज भी खोले गए हैं कई जगह पे, उनकी तरफ ध्यान देना। थर्ड इज कम्युनिकेशन। यूनेस्को जो है ये खुद प्रमोट करता है इन्फॉर्मेशन को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। कल्चर में अगर देखें तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देता है, तो ये इसके कुछ मेन एम थे। तो यूनेस्को प्रोग्राम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अभी मैंने आपको बताया था 2030 में यूएन जनरल असेंबली में 2015 में अडॉप्ट किया गया था, जिसका मेन मोटिव है कि इसके अपने जो हैं सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, सारे के सारे जो इसका वर्क है उसको 2030 तक अचीव किया जा सके, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करी गई है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ डू मैसेज मी, प्लीज़ डू कमेंट मी। यू नो माई मेल ID aarti@gmail.com। Students, you have my number. If you have any kind of doubt, please message me and please do like and subscribe my video.